एक ऐसा ड्रग लॉर्ड, इतना शातिर, इतना रहस्यमयी कि दुनिया के पास उसकी सिर्फ गिनी चुनी पुरानी तस्वीरें थीं। लेकिन जब उसकी मौत हुई तो एक पूरा देश जैसे दहल गया। आज बात करेंगे एल मेंचो की। तो सवाल यही है, आखिर कैसे एक आदमी की मौत पूरे देश को आग की लपटों में झोंक सकती है? इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत से नहीं बल्कि अंत से शुरू करना होगा, एक किंगपिन के पतन से। तारीख थी 22 फरवरी 2026। जगह मेक्सिको का एक शांत पहाड़ी टूरिस्ट टाउन टपाल्पा। यहीं छिपा बैठा था दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड एल मेंचो। लेकिन इस ऑपरेशन की बिसात तो 2 दिन पहले ही बीत चुकी थी। 20 फरवरी को मैक्सिकन इंटेलिजेंस को एक पक्की खबर मिली। अगले दिन 21 फरवरी को उसकी पार्टनर वहां से निकली, पर एल मेंचो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहीं रुका रहा। बस यही वो मौका था। मैक्सिकन फोर्सेस सालों से इसी एक मौके के इंतजार में थीं। और फिर 22 फरवरी की सुबह सूरज निकलने से भी पहले स्पेशल फोर्सेस ने उस कंपाउंड पर धावा बोल दिया। 2 राउंड की भीषण गोलीबारी हुई और आखिर में एल मेंचो पकड़ा गया, बुरी तरह घायल। उसे मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, पर उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही एल मेंचो की मौत की खबर बाहर आई, उसका कार्टेल सीजेएनजी जैसे पागल हो गया। उन्होंने पूरे मेक्सिको में कोहराम मचा दिया। 20 से ज्यादा राज्यों में एक साथ एक ही समय पर गाड़ियां जलाई गईं, हाईवे ब्लॉक कर दिए गए, दुकानें, बिजनेस सब तबाह। ये एक तरह से नार्को टेररिज्म का खुला ऐलान था। और बात सिर्फ तबाही तक नहीं रुकी, इससे भी आगे बढ़कर कार्टेल ने एक ऐलान किया। उन्होंने मेक्सिको के हर एक सैनिक के सर पे इनाम रख दिया, 2000 पेसोस, यानी करीब करीब $100। जरा सोचिए इस गुस्ताखी के बारे में। एक क्रिमिनल गैंग अपने ही देश की सेना के खिलाफ बाउंड्री लगा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये एल मेंचो था कौन? कैसे वो इतना ताकतवर बन गया कि उसकी मौत से पूरा देश हिल गया? चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और इस शख्स की कहानी को खंगालते हैं। एल मेंचो, असली नाम नेमेसियो ओसेग्वेरा सर्वांतेस, 1966 में मेक्सिको के एक बहुत ही गरीब इलाके में जन्म। परिवार एवोकाडो की खेती करके जैसे तैसे गुजारा करता था। घर की हालत ऐसी थी कि बेचारे को 5वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ना पड़ा और सिर्फ 14 साल की उम्र में वो marijuana के खेतों की रखवाली करने लगा। 80 के दशक में हर किसी की तरह वो भी एक बेहतर जिंदगी का सपना लेकर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के कैलिफोर्निया पहुंच गया। लेकिन यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अमेरिका में वो एक छोटा मोटा क्रिमिनल था, कभी चोरी के इल्जाम में तो कभी हेरोइन बेचने के जुर्म में पकड़ा गया। आखिरकार 1997 में उसे अमेरिका से निकालकर वापस मेक्सिको भेज दिया गया। अब मेक्सिको वापस आकर उसने क्या किया होगा? कोई और धंधा नहीं, वो पुलिस ऑफिसर बन गया। जी हां, आपने सही सुना। अमेरिका का एक सजा याफ्ता ड्रग डीलर अब मेक्सिको में पुलिस की वर्दी पहने खड़ा था। और यहीं उसने सिस्टम की नस नस को समझा, उसकी हर खामी, हर लूप होल, और यही जानकारी आगे चलकर उसका सबसे घातक हथियार बनी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे उसने पुलिस की वर्दी में सीखे गए सबक का इस्तेमाल दुनिया के सबसे बेरहम और अमीर क्रिमिनल एम्पायर्स में से एक खड़ा करने के लिए किया। सबसे पहले तो उसने एक ताकतवर कार्टेल फैमिली में शादी करके क्राइम की दुनिया में अपनी पैठ बनाई। वो सीढ़ियां चढ़ता गया और फिर आया साल 2010। जब उसे लगा कि उसे लीडरशिप में उसका हक नहीं मिल रहा, तो उसने बगावत कर दी। उसने अपना खुद का एक गैंग बनाया, कार्टेल दे जalisको नुएवा जेनरेशन, या जिसे हम आज सीजेएनजी के नाम से जानते हैं। और ये ग्रुप कितना बड़ा बना? अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सीजेएनजी की नेटवर्थ $20 बिलियन से भी ज्यादा थी। जी, बिलियन। लेकिन यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं था। सीजेएनजी के पास मिलिट्री जैसी ताकत थी। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला 1 मई 2015 को, जब सीजेएनजी के लोगों ने एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से मैक्सिकन मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर को आसमान से नीचे गिरा दिया। सोचिए, एक ड्रग कार्टेल ने अपने देश की सेना का हेलीकॉप्टर मार गिराया। तो उनके इस बेहिसाब पैसे और ताकत का राज क्या था? उनका जीनियस और बेरहम बिजनेस मॉडल। उन्होंने कोकेन और हेरोइन जैसे पुराने ड्रग्स को छोड़कर सिंथेटिक ड्रग्स पे फोकस किया, मेथाम्फेटामाइन और फेंटानिल। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन आसमान छूता था। वो चीन से सीधे केमिकल्स मंगवाते थे और ड्रग्स खुद बनाते थे। मतलब किसी सप्लायर पर कोई निर्भरता नहीं।
और उनका नेटवर्क वो इतना बड़ा हो चुका था कि 2019 तक अमेरिका में घुसने वाले कुल ड्रग्स का 1/3 हिस्सा अकेले CJNG सप्लाई कर रहा था। और इन सब में उनका सबसे खतरनाक, सबसे जानलेवा प्रोडक्ट था फेंटेनिल। इसकी ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगाइए, फेंटेनिल हेरोइन से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है और सिर्फ 2 मिलीग्राम, मतलब रेत के चंद दानों के बराबर, किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी है। ये जहर वो सड़कों पर बेच रहे थे। पर सवाल अब भी वही है, आखिर ये कार्टेल इतने ताकतवर हुए कैसे, इतने बेखौफ कि वो सरकार से सीधी जंग लड़ने लगे? जवाब खुद उस सिस्टम में छुपा है जिसने इन्हें इतना बड़ा होने दिया। मेक्सिको में एक पुरानी कहावत चलती है, प्लाटा ओ प्लोमो, मतलब या तो चांदी लो या सीसा, यानी या तो घूस लो और चुप रहो या फिर गोली खाओ। दशकों तक सिस्टम ने कार्टेल से लड़ने की बजाय उनसे डील की। रिश्वत के दम पर सब चलता रहा। फिर 2006 में जब सरकार ने इस सिस्टम के खिलाफ एक ऑल आउट वॉर छेड़ा तो नतीजा क्या हुआ? हिंसा और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब आप एक सर को काटते हैं तो उसकी जगह 2 नए सर उगाते हैं। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ी आयरनी यह है कि जहां एक तरफ अमेरिकी लोग इस ड्रग क्राइसिस का सबसे बड़ा शिकार थे, वहीं दूसरी तरफ जाने अनजाने में अमेरिका खुद इस तबाही का एक बड़ा आर्किटेक्ट था। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं हथियारों की। मेक्सिको में कार्टेल्स के पास से पकड़े जाने वाले 70% हथियार अमेरिका में बने होते हैं। एक अंदाजा है कि हर साल 2 लाख से भी ज्यादा बंदूकें अमेरिका से मेक्सिको स्मगल होती हैं। इसे कहते हैं द आयरन रिवर, हथियारों की एक नदी जो बॉर्डर के पार दक्षिण की ओर बहती है। और ये कहानी सिर्फ आज की या सिर्फ बंदूकों की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1980 के दशक में चलिए, CIA ने उन बागियों को सपोर्ट किया जिनकी फंडिंग मैक्सिकन ड्रग ट्रैफिकर्स कर रहे थे। फिर आया 1994। नाफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट ने बॉर्डर पर व्यापार तो आसान कर दिया, लेकिन अनजाने में ये ड्रग्स के लिए एक सुपर हाईवे भी बन गया। और हद तो तब हो गई जब ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा एक ब्लंडर हुआ। एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसमें अमेरिकन एजेंट्स ने जानबूझकर 2000 से ज्यादा बंदूकें कार्टेल के हाथों में जाने दी और फिर उनका ट्रैक ही खो दिया। तो चलिए वापस आज में आते हैं। एल मेंचो मर चुका है, पर सवाल यह है कि अब आगे क्या? देखिए, एल मेंचो की विरासत संभालने वाला कोई नहीं है। उसका बेटा अमेरिका की जेल में बंद है, उसकी पत्नी, उसके भाई सब मेक्सिको में कैद हैं। मतलब CJNG के टॉप पर एक बड़ा सा पावर वैक्यूम बन गया है, और जहां पावर वैक्यूम होता है वहां खून खराबा होना तय है। अंदरूनी लड़ाई अब छिड़कर रहेगी। इसी बीच अमेरिका का रवैया भी सख्त हो गया है। उनकी स्ट्रैटेजी बदल रही है। पहले जहां वो मदद और समझौते की बात करते थे, अब वो कार्टेल्स को विदेशी आतंकवादी संगठन का दर्जा दे रहे हैं। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर जैसा एक नया मिशन शुरू हुआ है, जिसके तहत वो खुले समुद्र में संदिग्ध जहाजों पर बमबारी तक कर रहे हैं। और तो और मैक्सिको में ग्राउंड इन्वेजन की धमकियां भी दी जा रही हैं। लेकिन क्या ये सब असली समाधान है? शायद नहीं, क्योंकि जब तक अमेरिका में ड्रग्स की जबरदस्त डिमांड रहेगी, तब तक मेक्सिको से सप्लाई होती रहेगी। जब तक अमेरिकी बंदूकें दक्षिण की ओर बहती रहेंगी, तब तक कार्टेल्स के पास लड़ने के लिए हथियार रहेंगे। जब तक एक पुलिस वाले की सैलरी से ज्यादा पैसा भ्रष्टाचार में होगा, और जब तक चीन से केमिकल्स आते रहेंगे, तब तक ये जानलेवा सप्लाई चेन चलती रहेगी। एल मेंचो एक किंगपिन तो चला गया, लेकिन ड्रग्स, बंदूकें और करप्शन की बुनियाद पर खड़ी इस दुनिया में सवाल ये नहीं है कि वो चला गया। सवाल ये है कि उसकी खाली कुर्सी पर बैठने के लिए अब अगला कौन आएगा।